यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक और बैड न्यूज़ है। ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो इस समय एक और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो अपना स्टेटस उनको चेक करने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे एनआर वाले जो एस्पिरेंट हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके अलावा कई जो एस्पिरेंट है, जैसे कई रीज़न है, उनका स्टेटस काफ़ी टाइम पहले आ गया था, लेकिन कुछ जो रीज़न थे उनका काफ़ी लेट आया। जैसे एनआर वालों का काफ़ी लेट आया और फिर लास्ट में साइट भी जो थी वो वर्क नहीं कर रही थी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब से एसएससी की नई साइट जो है वो लॉन्च हुई है और इन्होंने लाइव जो फोटो है वो मतलब लेना स्टार्ट किया है, तब से ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनके फॉर्म भी रिजेक्ट हो रहे हैं। और जो स्पेशली फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं वो हुए थे वो फोटो और सिग्नेचर की वजह से हुए थे। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने ये भी आ रही है कि वो एस्पिरेंट जिनके फॉर्म में कोई दिक्कत थी फोटो या सिग्नेचर में, तो उनको मैसेज आ रहा था तो वो अपने फॉर्म में करेक्शन कर रहे थे। करेक्शन विंडो का ऑप्शन था तो उन्होंने करेक्शन कर लिया। लेकिन कुछ एस्पिरेंट अभी ऐसे भी मतलब चीज़ें निकल के आई हैं सामने कि उनको मैसेज भी नहीं आया और फिर भी उनका जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसे एस्पिरेंट क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक जो डिपार्टमेंट है उसकी जो वैकेंसी है उसका अटैक रिप्लाई आ चुका है, तो कितनी क्या यहाँ पे वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए प्री के लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है, कितना टारगेट आपको लेके चलना है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा लास्ट टाइम पे आप सभी के लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्री का स्कोर है वो बूस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो एनआर रीजन वाले जो एस्पिरेंट जिनको ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही थी, वो अपना स्टेटस वगैरह चेक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि साइट भी वर्क नहीं कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया है कि पूरा जो लिस्ट है स्टूडेंट की वो डाल दी है। तो यहाँ से आप अपना जो एग्ज़ाम डेट है, सिटी है, वो सब चेक कर सकते हैं कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम है, किस शिफ्ट में है, किस डेट में। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं रोल नंबर वाइज। और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, एग्ज़ाम टाइम आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगी, कैंडिडेट का नाम, सारा जो डाटा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये जो फाइल है वो काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे जब आप सर्च करोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट भी करना पड़ेगा, देन आपका जो नाम है वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब ये तो हुई स्टेटस की बात। स्टेटस लगभग जितने भी रीजन है उन सभी का जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो आपका आउट हो चुका है। तो आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड का जो स्टेटस है वो देख लिया होगा। अब एक प्रॉब्लम और स्टूडेंट के सामने आ रही है, वो ये है कि कुछ एस्पिरेंट मुझे ऐसे भी मिले हैं, वो कह रहे हैं कि सर मेरा फोटो शो हो रहा है स्टेटस में लेकिन सिग्नेचर शो नहीं हो रहा है। किसी का सिग्नेचर शो हो रहा है, उसका जो है फोटो शो नहीं हो रहा। और उसके अलावा एक मतलब कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिनका फोटो भी बिल्कुल सही है, कुछ मतलब बिल्कुल बेकार जो रीज़न है वो बता दिया है कि उसकी वजह से जो है फोटो उनका रिजेक्ट हुआ है। जैसे एक लड़की है, उसने इस तरीके से दुपट्टा डाल रखा है, तो उस वजह से जो है एसएससी ने उसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपने मेंशन तो की नहीं थी। और बाकी मैंने ये देखा है कि जब से लाइव फोटो इन्होंने लेना स्टार्ट किया है तब से ये प्रॉब्लम आ रही थी। इससे पहले जब हम लोग फॉर्म भरते थे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, मतलब इतना फॉर्म जो था वो रिजेक्ट नहीं होता था। इस बार आप देख पा रहे होंगे काफ़ी जो एस्पिरेंट है उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। अब एक एस्पिरेंट से पूछो कि एक बार अगर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाता तो उसे पूरा 1 साल वेट करना पड़ता है। तो ऐसे एस्पिरेंट क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं जितने भी टीचर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस इशू को उठाइए। ये एक बहुत बड़ा इशू है, स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है। एक छोटी सी चीज़ की वजह से उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी एसएससी को भी क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि भाई ये इस तरीके से आप जो है वो नहीं कर सकते। मतलब किसी अनर्गल इशू की वजह से जो है आप जो है वो किसी का फॉर्म रिजेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। बाकी जिन भी एस्पिरेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए पास सोल्यूशन क्या है, वो क्या कर सकते हैं उस चीज़ को समझ लो। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जिस भी रीजन से आप हैं उस जो भी आपका रीजन पड़ता है उसमें आप उसकी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, गूगल पे सर्च कर लेना, तो उनको मेल करना है। ठीक है, फ़ोन से कांटेक्ट अगर कर सकते हैं तो फ़ोन से कांटेक्ट करो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। उसके अलावा जो हेडक्वार्टर है, जैसे कि जो आपका एसएससी का हेडक्वार्टर है, उसको भी आप इसके रिगार्डिंग जो है ईमेल करिए। बाकी अगर पॉसिबल है तो आपको काम क्या करना है कि आपका जो भी रीज़न लगता है उसके हेडक्वार्टर में आप एप्लीकेशन के साथ ही जाइए। जो भी आपकी ये प्रॉब्लम है, जिस वजह से चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट ले लो और एप्लीकेशन लिखो और फिर जाओ, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन वहाँ पे एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो एप्लीकेशन के साथ वहाँ पे जितना जल्दी
पॉसिबल है पहुंच जाओ। और अगर ज़्यादा मात्रा में जो बच्चे हैं पहुंचेंगे तो एसएससी भी कहीं ना कहीं उसको भी एहसास होगा कि यहाँ चीज़ें गलत हुई है और कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकल सकता है। बाकी अगर आप मतलब हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे जिनका फोटो की वजह से फोटो या सिग्नेचर में प्रॉब्लम थी तो वो अपना करेक्शन विंडो में उसको करेक्ट कर चुके हैं। बाकी अब अगर प्रॉब्लम आ रही है, चूंकि सारे बच्चों ने करेक्ट कर लिया, तो अब प्रॉब्लम का क्या मतलब, अगर आपने मैसेज भी नहीं दिया उसके बाद भी आप अगर फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये गलत है। तो ऐसे एस्पिरेंट को क्या करना है कि पहले तो मेल करो, फोन अगर कर सकते हो, फोन करने से कोई फायदा नहीं होगा, बाकी अगर फोन उठ जाता है तो अच्छी बात है। बाकी सबसे जो बेहतर सोल्यूशन है वो यही है कि एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है और जितने भी जो चीज़ें हैं जैसे कि एडमिट कार्ड जो निकल के आया वो और सारी डिटेल उसको लेके आप जाओ और अपनी प्रॉब्लम बताओ। जितने ज़्यादा एस्पिरेंट जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एस्पिरेंट के साथ हो रही है तो ये बिल्कुल गलत है, ये चीज़ें नहीं हो रही चाहिए। स्टूडेंट को इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो तैयारी करेगा कि इन सब चीज़ों में पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हैं। एसएससी को इन पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इशू इस समय आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया कि स्पेशली जो फॉर्म रिजेक्ट हुए थे वो आपके फ़ोटो और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हुए थे। और अब एक नई समस्या आ गई है कि बच्चों को मैसेज भी नहीं आया, उसके बाद भी उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट बता रहा है। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके लिए वैकेंसी की। वैकेंसी जो है वो कहाँ पर आपकी रिपोर्ट हुई है, किस डिपार्टमेंट का आरटीआई का रिप्लाई आया, तो ये इलेक्शन कमीशन में एएसओ की वैकेंसी आपकी इस बार 11 है, जिसमें यूआर कैटेगरी की 10 वैकेंसी है, ओबीसी की 0 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की 0 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की आपकी 0 वैकेंसी। तो इस बार इलेक्शन कमीशन में एएसओ की 11 वैकेंसी। यहाँ पे इतनी वैकेंसी लगभग आपकी मतलब वैकेंसी कम ही रहती है आपकी, ठीक है। अगर ये इतनी आई है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। बाकी हर एक कैटेगरी में नहीं है लेकिन यूआर कैटेगरी में है। तो अदर जो एस्पिरेंट है अगर वो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो वो इनकी वैकेंसी को ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेफ टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रहेगा, तो टारगेट स्कोर जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतना आपको दिमाग में टारगेट लेके चलना है। मान लेते हैं कि अगर आप जैसे आपको अगर हकीकत के बारे में आप रूबरू नहीं है, आप वहाँ पे 50 क्वेश्चन ही करके आए और सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शन के लिए, प्री क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट उसकी कट ऑफ को तो क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं तो 140 नंबर का आप टारगेट लेके चलो। अगर इतना टारगेट लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं प्री जो है वो इजीली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 120 नंबर का टारगेट लेके चलो, आपका जो प्री एग्जाम है वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी पेपर का लेवल जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं वैसा रहता है, तो आप ये मान के चलो कि यूआर की कट ऑफ जो है 135 के आसपास आपकी रह सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। लेकिन टारगेट हमेशा आपको मैक्सिमम लेके चलना है। तो 140 नंबर का यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 140 नंबर का टारगेट लेके चलो। बाकी एससी एसटी वाले जो एस्पिरेंट है वो 120 नंबर का टारगेट लेके चलो, प्री इजीली क्वालिफाई हो जाएगा और फिर मेंस की प्रिपरेशन में आप लग जाना। अभी पूरा फोकस प्री पे आपको देना है। उसके अलावा आपको क्या गलती नहीं करनी, देखो सबसे पहले जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्या करना है, रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ा है कुछ नया आप पढ़ भी नहीं सकते और नया पढ़ने का आपको प्रयास भी नहीं करना, आपको रिवीजन करना है। और जैसे मैथ्स में अगर किसी भी कोई भी चैप्टर है उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो आपको पूरा फोकस रिवीजन पे करना है। जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, जो नोट्स वगैरह हैं, उनको अच्छे तरीके से आप रिवाइज करो, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको नहीं देना, आप प्रयास ये करो कि डेली एक मॉक टेस्ट आप दो, ठीक है। वो जिस भी प्लेटफॉर्म से आप दे रहे हैं उसी से दो। अब प्लेटफॉर्म आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब अगर आप प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे तो क्या है कि हर एक प्लेटफॉर्म पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपका स्कोर डिक्रीज होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर बनेगा कि यार यहाँ पे नंबर कम आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मॉक टेस्ट में आपके कम नंबर भी आ रहे हैं, जैसे कि 110 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, तो भाई ये आपका रियल स्कोर नहीं है। इसको अपने रियल स्कोर से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। ऐसे ढेर सारे एस्पिरेंट हैं आपके आसपास भी होंगे कि जो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि जो आपका मॉक टेस्ट का स्कोर है वही आपका रियल स्कोर है। आपका वहाँ पे माइंड कैसे काम करता है, आप कितनी शार्पनेस के साथ किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को अपना रियल स्कोर ना समझे। और बाकी मैं आप सभी को एडवाइस देता हूँ कि आप जो है एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मॉक टेस्ट वगैरह देना बंद कर देना। इससे क्या है कि क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वहाँ पे जो स्कोर आएगा फिर वो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में भी उस चीज़ को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मत देना। उसके अलावा जो पेपर जैसे कि 9 तारीख को होगा, 10 तारीख होगा, अगर आपका बाद में एग्ज़ाम है तो जो एनालिसिस है उन्हें जरूर देखना, क्योंकि एसएससी में ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम का ट्रेंड एक ही जैसा रहता है। तो वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, करंट अफेयर्स कितनी पुरानी पूछी जा रही है, हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी में कहाँ से आ रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप प्री में बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।